हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विस कैनल का जो ब्लॉकेज हुआ है उसके बारे में। हाल ही में न्यूज़ में आप लोगों ने ज़रूर ये सुना होगा। स्विस कैनल दुनिया का सबसे बिजिएस्ट कैनल माना जाता है। तो क्या हुआ है इस जगह पे, क्यों हुआ है ये ब्लॉकेज, और क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से हम लोगों को, ये सारे चीज़ हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यूज लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले टाइम में जो सारे वीडियोस हम लोग अपलोड करें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। वी ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम हैंडल बाय द नेम ऑफ स्किलबस ऑफिशियल, जहाँ पे हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो डू फॉलो इट इज वेल। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि स्ट्रेट क्या होता है, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आने वाले टाइम पे आपको मैं बताने वाला हूँ। ट्रेड बेसिकली एक जियोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है, जिसका मतलब ये है कि इट्स बेसिकली अ नैरो वाटर बॉडी दैट कनेक्ट्स टू बिग वाटर बॉडीज। तो एक नैरो से चैनल है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। तो ये स्ट्रेट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? देयर आर बेसिकली थ्री वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कैन बी फॉर्म बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी। सेकंड, it can form by the overflow of water, or we can call as the water erosion. And third is the human activity. ठीक है। तो फर्स्ट टेक्टोनिक एक्टिविटी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन पोर्तुगल एंड मोरक्को। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, दैट हैज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द यूरोपियन सबकॉन्टिनेंट एंड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है। डाइवर्जेंस मतलब जैसे कि प्लेट का जो है, जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं एक दूसरे के दूर जब जाते हैं, तो बेसिकली वाटर बॉडीज का फॉर्मेशंस होते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्जेंस करते हैं तो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, ये शायद आप लोगों को पता होगा। तो इसी टेक्टोनिक एक्टिविटीज के थ्रू बन सकती है ऐसे स्ट्रेट्स। दूसरा है ओवरफ्लो ऑफ वाटर। जब बहुत ज्यादा ओवरफ्लो ऑफ वाटर हो जाती है और लैंड इरोड कर जाती है, तब भी ऐसे नैरो चैनल्स ऑफ वाटर बन सकती है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। जैसे अगर आप पिछले वाला देखेंगे तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में एक छोटा सा चैनल है जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है, वो एगियन सी और ब्लैक सी जैसे बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट। एंड द थर्ड is it by human activity, and here is the Swiss canal as an example। ठीक है। जब बड़े दो वाटर बॉडीज के बीच में ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू ये बनती है, जब ह्यूमन खुद अपने एक्टिविटीज लगा के, मतलब इंजीनियरिंग करके जब बनाती है, तब वो हो जाता है कैनल। ठीक है, तब उसको कैनल बोला जाता है। एंड स्विस कैनल इज फाउंड बाय दिस। तो इट वाज मेड बाय फर्डिनेंड डे लेसेप्स। तो इट्स बेसिकली फ्रेंच इंजीनियर जो ये बनाए थे। बाद में जब स्विस कैनल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद इजिप्ट ने स्विस कैनल को टेक ओवर कर लिया था। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ। यू कैन सी दिस मैप। ठीक है। और यहाँ से एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि स्विस कैनल किस तरीके से काम आता है ट्रेड में। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे इंडिया है, राइट। तो यहाँ से डायरेक्ट एक रूट बन रही है। रूट बनने के बाद गल्फ ऑफ एडन की तरफ जा रही है। गल्फ ऑफ एडन के बाद इजिप्ट के पास जा रही है, राइट। अब यहाँ पे आपको एक लैंड ब्लॉकेज दिख रहा है, बट इफ यू गेट क्लोजर, इफ वी जूम इन, वी गेट दिस स्विस कैनल ओवर हियर। आप देख रहे हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज लिखा हुआ है, राइट। और थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे तो लेट अस गो अ लिटिल अप एंड वी विल सी द स्विस कैनल ओवर हियर। तो यहां से आपको दिख रहा होगा, दिस इज द पार्ट विद द स्विस कैनल स्टार्ट्स। ठीक है। पोर्ट टॉफिक से ये स्टार्ट होता है, याद रखना ये चीज। एंड इट गोज ऑल द वे। इट हैज अ लेंथ ऑफ क्लोज टू 193 किलोमीटर्स, और ऊपर जाके यहां से निकलती है ये। ठीक है। टुवर्ड्स द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक है। यहां से ऊपर जाके पोर्ट सेड में ये कंप्लीट होता है, एंड यहां से यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जाती है। ठीक है। दिस इज द यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट। तो इट्स बेसिकली अ बिग कैनल। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैनल बनता है, क्योंकि कोई भी ट्रेड्स में, जैसे कि जब भी एशिया से कोई भी ट्रेड यूरोप के साथ होता है, तो बेसिकली शिप्स इसी जगह से, इसी रूट से स्विस कैनल से पास करके जाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब बेसिकली हुआ क्या है? हुआ ये है कि चाइना से एक शिप आ रही थी। ठीक है। जो जो शिप को नेदरलैंड्स जाना था। नेदरलैंड्स इज बेसिकली इन यूरोप, राइट। तो नेदरलैंड्स में जाने के लिए स्विस कैनल से वो क्रॉस कर रही थी। इफ वी जूम इन दिस पार्ट, वी विल गेट टू नो कि यहाँ पे गल्फ ऑफ स्विस के थ्रू जब जा रही थी, और इस पतली से कैनल से जब वो निकल रही थी, तो ये जो आप देख रहे हो, ये नैरो जो वाटर बॉडी जो है,
इसके बीच में हॉरिजॉन्टली वो शिप फंस गई, इट गॉट ब्लॉक्ड। ठीक है, तो इससे क्या प्रॉब्लम हुआ कि ऊपर से जो भी सारे ट्रेड के शिप्स आ रहे थे वो ना नीचे आ पा रही थी, ना नीचे से कोई भी जो ट्रेडिंग शिप्स है वो ऊपर जा पा रही थी। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली अगर कोई शिप खड़ा हो जाए तो ऑब्वियसली एक ब्लॉकेज हो जाएगी, राइट, एक ट्रैफिक हो जाएगी जिसकी वजह से ना ऊपर से कोई नीचे आ पाएगा ना नीचे से ऊपर। तो इसी वजह से एक ब्लॉकेज हो गया है। गेटिंग बैक टू द पॉइंट, तो बेसिकली हुआ यह है कि आप देख सकते हैं एवर गिवन इज द नेम ऑफ द शिप। तो वो शिप यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉकेज कर दी है, नीचे से ना कोई शिप ऊपर आ पा रही है ना ऊपर से कोई भी शिप नीचे जा पा रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसी तरीके से जो चाइना से वो शिप आ रही थी वो शिप इस तरीके से वहां पे फंस गई है। ठीक है, ये रूट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रूट है, बिकॉज जो भी जैसे भी मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर रूट के अलावा और एक ही रूट बचता है कोई भी एशियन कंट्रीज के लिए, और वो रूट कुछ ऐसा है। देखिए यहां से अगर आप डायरेक्टली इस रूट से फॉलो नहीं करते हो तो आपको नीचे से जाना पड़ेगा यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए, और नीचे से जाके फिर ऊपर जाना पड़ेगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रैवलिंग। ठीक है, पूरी तरीके से नीचे से अफ्रीका के नीचे से जाके आपको ऊपर जाना पड़ेगा, और वही रूट ये स्विस कैनल आसान कर देती है, वो यहां से आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो। तो इस वजह से स्विस कैनल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इज इसका कोई ऑल्टरनेटिव रूट नहीं है। और क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेटिव रूट नहीं है तो नीचे से जाना कोई प्रेफर नहीं करेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और सारी चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी उसकी वजह से। इसलिए ये स्विस कैनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ गेटिंग बैक टू द टॉपिक हियर, यहाँ पे देखिए शिप इस तरीके से फंस गई है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि क्या हुआ था जिस वजह से ये शिप यहाँ पे फंसी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव एन आइडिया अबाउट द स्विस कैनल। So Swiss Canal was basically constructed in the year of 1869. It is 190 किलोमीटर लॉन्ग, जो मैंने आपको बताया, जो टोटल लेंथ ऑफ ट्रैवलिंग है जो जनरली सारे ट्रेडिंग शिप्स करते हैं बिटवीन एशिया एंड यूरोप इन ऑर्डर टू रीच। और दूसरा चीज है इसका जो विथ है वो विथ 205 मीटर वाइड है। ये विथ का जो वैल्यू है ये याद रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद आप डेप्थ अगर देखेंगे तो इट्स 24 meters deep, and see this particular statistics, an average of 51.5 ships traveled through the Swiss Canal every day, which is close to 19,000 ships। 2020 का रिकॉर्ड है ये। और स्विस कैनल इतना इंपॉर्टेंट है दैट इट कंप्राइजेस ऑफ 12% ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड। सो यू कैन अंडरस्टैंड गुड्स वर्थ 9.6 बिलियन डॉलर्स पास थ्रू इट एवरी डे। तो इस जगह पे अगर कुछ ब्लॉकेज होता है तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा लॉस क्रिएट कर सकती है, राइट, क्योंकि बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज इसी के थ्रू ट्रैवल करती है। तो हम लोग एक थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि शिप क्या है। शिप के बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। तो शिप का नाम है एवरग्रिवन। ठीक है, एंड द कंपनी दैट ओन्स दिस शिप इज एवरग्रीन। तो आप जो फोटोज अगर आप न्यूज पे देखेंगे तो एवरग्रीन नाम लिखा हुआ है। एवरग्रीन इज नॉट द नेम ऑफ द शिप, इट्स द नेम ऑफ द कंपनी। इट्स अ टाइवानीज कंपनी। ठीक है, इट वाज बिल्ट इन द ईयर ऑफ 2018, एंड द लेंथ ऑफ दिस शिप इज 400 मीटर लॉन्ग। ओके, नाउ अब आप थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए। जब मैंने बोला था द विथ ऑफ द कैनल इज 205 meters एंड द लेंथ ऑफ द शिप इज 400 meters, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस तरीके से वो फंस जाए इसका मतलब कोई और जगह बचती ही नहीं है, राइट। द लेंथ ऑफ द शिप इज एक्चुअली बिगर देन दैट ऑफ द ब्रेथ जहां पे ये फंसी है। तो ये हुआ कैसे, देखिए जो भी न्यूज आ रहा है उसमें तो ये बता रहा है कि एक हाई ह्यूज गस्ट ऑफ विंड आई थी विच हैड अ स्पीड ऑफ क्लोज टू 31 miles per hour, जिसकी वजह से जो भी मतलब जो शिप है वो अपने डायरेक्शन बदल के उस तरीके से अलाइन हो गई। ठीक है, तो इजिप्शियन फोरकास्टर्स का ये कहना है। ठीक है, तो अभी क्या सॉल्यूशंस इसके लिए किया जा रहा है, तो बेसिकली एक टग शिप्स होते हैं। ठीक है, जो जनरली किस लिए इस्तेमाल होता है कि शिप कभी भी अगर किसी तरीके से डिसअलाइन हो जाए तो इस बोट्स के थ्रू शिप को फोर्स देके एक तरीके से घुमाया जाता है ताकि वो वापस वो ब्लॉकेज हट सके। तो अभी जो एससी है, स्विस कैनल अथॉरिटी जो है, इजिप्ट का एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो इस स्विस कैनल का देखभाल करती है, क्योंकि इजिप्ट ओन करती है और इजिप्ट को पैसा भी देना पड़ता है अगर आप इस जगह से ट्रैवल कर रहे हो तो। सो इजिप्ट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर आउट दिस प्रॉब्लम, राइट। तो वहां पे ऐसे टग बोट्स बहुत सारे लगाए गए हैं। इनफैक्ट क्लोज टू 8 to 9 टग बोट्स हैज बीन केप्ट ओवर देयर, ताकि उसके थ्रू शिप को हिला के ब्लॉकेज को और ट्रैफिक को हटाया जा सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं वो है इम्पैक्ट।
ये जो पर्टिकुलर चीज हो रहा है इसके वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकती है कंट्री पे या फिर वर्ल्ड ट्रेड में। देखिए स्टैटिस्टिक्स से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जहां पे 12% ट्रेड होती है पूरा वर्ल्ड का, तो वहां पे अगर एक ब्लॉकेज हो जाए तो कितना ज्यादा लॉस पूरे वर्ल्ड ट्रेड में हो रहा होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा देरी होगा इस ब्लॉकेज को हटाने में उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इम्पैक्ट बेसिकली देखिए, ब्रेंट क्रूड जो है, जो गल्फ कंट्री से जो इंपोर्ट होती है, प्रोडक्शंस होती है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होती है, वहां पे एक तरीके से एक स्टॉप हो गया है, राइट। और स्टॉप होने की वजह से जो भी सारे प्रोडक्शंस हुए हैं वो प्रोडक्शन स्टोर हो गए हैं, उसको आप बेच नहीं पा रहे हो। इसके वजह से ब्रेंट क्रूड का प्राइस जो है उसका घटने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इवन इफ यू सी द प्राइस इंडेक्स यू विल फाइंड आउट द 23rd और 24th मार्च में जब ये घटना घटी थी उस टाइम बहुत ज्यादा घट गया था। सेकंड इज बिलियंस ऑफ लॉस। अब देखो जो टोटल सप्लाई चेन है वर्ल्ड का, अब ऐसा तो नहीं, आप एक सोचो, लेट्स से किसी देश में कोई तरह का कपड़ा बन रहा है और कपड़े का कॉटन अगर इंडिया उसको दे रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर यूनाइटेड किंगडम अगर कोई कॉटन का कपड़ा बना रहा है और कॉटन का जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से अगर इंपोर्ट हो रही है तो वो सारे काम रुक जा रहे हैं, राइट। सो इट इज कॉजिंग बिलियंस ऑफ लॉस। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जो प्रोडक्ट बनती है लेकिन प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल दूसरे जगह से लाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब रुक जाती है यूरोप और एशिया और जो भी सारे वेस्टर्न कंट्रीज है उसके बीच में, तो दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ लॉस, राइट। सो मोस्ट ऑफ द इंपोर्ट्स एंड exporting companies, in fact the country in an whole is having billions and billions of loss per day। क्योंकि मैंने आपको बताया था शायद अभी कुछ देर पहले कि 9.6 बिलियन डॉलर्स ऑफ लेन देन होता है, लाइक ट्रेड होता है जनरल बेसिस में। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रूट ही ऐसा है कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, या तो आप घूम के नीचे से जाओ या तो आप डायरेक्टली वहीं से जाओ, राइट। तो क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो ये प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा दे रही है। कोई उतना ट्रैवल करके जाएगा तो जो भी प्राइस प्रोडक्ट्स, जो भी प्राइस होगा उस प्रोडक्ट का जब वो दूसरे देश में बेचेगा या फिर दूसरे देश से अपने देश में इंपोर्ट करेगा तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकती है इसके वजह से। और लास्ट हम लोग अपने कंट्रीज के हिसाब से अगर देख लें तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, बिकॉज वी ऑल नो दैट वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, स्विस कैनल से ही हम लोग सारे चीज करते हैं बिकॉज गल्फ कंट्रीज से हम लोग लेते हैं। इनफैक्ट 2/3 ऑफ द इंडियन ऑयल कम्स फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज ओनली। ठीक है, तो इतना ज्यादा जब हम लोग ट्रेड करते हैं गल्फ कंट्रीज के थ्रू ऑयल का, तो आप समझ रहे हैं कि वहां पे अगर कोई तरह का ब्लॉकेज हुआ है तो कितना खतरनाक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इनफैक्ट अगर ये ज्यादा देर तक चला तो ये भी चांसेस हो सकती है कि क्रूड ऑयल का प्राइस हमारे लिए बढ़ जाए, बिकॉज एज आई सेड हम लोगों का ट्रैवलिंग रूट फिर बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए जो भी सारे रिफाइनिंग का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक स्टैटिस्टिक्स ये भी है, हमारा कंट्री 500,000 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल डेली बेसिस में इंपोर्ट करते हैं। आप सोच सकते हैं, दिस इज द बिगेस्ट इन ऑल अदर, लाइक कंपेयर टू ऑल अदर एशियन कंट्री, इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टिंग फिगर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल। तो ये सारे रीजंस है, ये सारे इम्पैक्ट्स है जो इसके थ्रू हो सकती है। ठीक है, अगर आप देखें वर्ल्ड मैप पे तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली इंडिया यहाँ से अगर है इंडिया तो नीचे से ऐसे घूम के जाना पड़ेगा तब जाके वो गल्फ कंट्रीज के साथ वो ट्रेड कर पाएंगे, राइट। तो जो डायरेक्ट पाथ बन रही थी उस जगह से पूरा ऐसे घूम के आना, मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना कॉस्ट पड़ेगा। और जैसे कॉस्ट बढ़ेगा उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट जब बिकेगा, जो इम्पोर्ट का प्रोडक्ट का अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो हमारे कंट्री में जब बिकेगा तो उसका भी प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली इट कैन हैव ड्रास्टिक इम्पैक्ट्स इन अवर कंट्री। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जल्द से जल्द ये चीज ठीक हो जाए। एंड आई गेस द कंट्रीज आर वर्किंग रियली हार्ड, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी इस चीज का एक समाधान मिले। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई गेस इट वॉज अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उनको भी पता चले कि ये क्या है। एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो के थ्रू। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।